नमस्कार छात्रों, हिंदी भाषा एवं साहित्य यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हिंदी काव्य के माइनर प्रश्नावली की श्रृंखला में चल रहा हूँ। मेरी मन में हमेशा ये बात रही कि कम से कम 100-200 ऐसे प्रश्नों पर बात की जाए जो पेपर में आ सकते हैं, और माइनर जब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होते हैं तो एक जल्दी श्रृंखला के रूप में हम इसको सी देख लें। और चूँकि आपके पास पुस्तकें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के बाद आप विकल्पों में फंस सकते हैं, तो विकल्प से अभ्यास करना ज़्यादा सही होगा। पहले प्रश्न से हम बात करते हैं और एक ही प्रश्न से हम 1-2 प्रश्न और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आप कोशिश करिएगा कि एक से अधिक आप स्वयं सब्सक्राइब करिए, एक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए, और नहीं करा सकते हैं तो स्वयं लाइक करिए, और जो लोग लाइक करते हैं तो वो कमेंट भी करें, कुछ भी कमेंट करिए आप, मैं देखता हूँ आपका कमेंट अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, हिंदी काव्य की माइनर श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत बच्चों कहा गया है केशवदास को कहा गया है। ठीक है, केशवदास को अगर हमने कठिन काव्य का प्रेत कहा तो एक अभी अज्ञेय आया था, तो आपको मैं बता दूं, जो कठिन गद्य का प्रेत है वो अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, अज्ञेय जो है कठिन गद्य के प्रेत हैं। मतलब उतने पूछ सकता है कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो सीधा सा शब्दों और वाक्यों की क्लिष्टता अर्थात कठिनता के कारण उसके अर्थ इतनी आसानी से नहीं समझ में आते हैं, इसलिए केशवदास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बिहारी को जो है बिहारी की कविता के लिए रस गागन में सागर कविता के रूप में इनको जाना जाता है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे, अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है, आपके सिलेबस में ये नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जाने की जरूरत नहीं। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, ये इतना आप याद रखिएगा, बहुत है। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 यही है, सॉल्व कर लेते हैं। कबीरदास जी संतों से किसकी आंधी आने की बात करते हैं? तो ये पेपर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कविता थी, उसी प्रकार आपकी कविताओं से भी कोई प्रश्न बन सकता है। तो वैसे तो ज्ञान की आंधी आने की संतो आए ज्ञान आंधी तो से है ना, तो वो ज्ञान की आंधी की बात करते हैं। मंदाष्टक किसकी रचना है? मंदाष्टक जो है वो रचना है रहीम की, मंदाष्टक रहीम की रचना है। और ललित राम इनकी है, घनानंद की सुजान रसखान ऐसे करके एक रचना है, और इनको प्रेम का पीर कहा जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। कृष्ण गीतावली जो रचना है वह किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली जो है वह तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली है। जायसी की पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम है, और सूर की सूरसारावली साहित्य लहरी कबीर की बीजक रचना है, जो कि उन्होंने लिखा नहीं है, धर्मदास ने उसको संग्रह किया है। अच्छा, 5वें प्रश्न पर हम आते हैं। काव्य रूप की दृष्टि से रामचरितमानस क्या है? वैसे तो बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं साफ साफ बता दूं कि ये जो है प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य वह काव्य होता है, पेपर में आ सकता है लोकोत्तरी में, प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसमें एक रस, एक नायक और सर्ग या खंड या कांड में उसका विभाजन हो, उसे ही प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है, तो राम एक नायक हैं और उनके संपूर्ण जीवन का विवरण इसमें है। तो प्रबंध यानी खंडों में बांटा गया है, 7 कांड है रामचरितमानस में। पहला कांड जो है बाल कांड है, अंतिम कांड है उत्तरकांड। ठीक है, प्रश्न नंबर इस पे चलते हैं। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय शाखा नाम किसने दिया? वैसे साफ साफ उत्तर है भैया, रामचंद्र शुक्ल ने जो है, रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर है। ठीक है, और भ्रमर गीत सार में कौन सा रस है बच्चों? तो भ्रमर गीत सार में जो है वह विप्रलम्भ या वियोग श्रृंगार है, इतना ही जानिए। बहुत से भ्रमर गीत सार की विषय वस्तु पूछा जा सकता है, तो भ्रमर गीत सार की जो विषय वस्तु है इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है। एक और पूछा जा सकता है, भ्रमर गीत से का उद्देश्य क्या रहा? तो सगुण को स्थापित करने के लिए निर्गुण का यहाँ पर विरोध किया है, वो भी बड़े स्नेह के साथ विरोध किया है, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर शब्दावली है। और हम आगे चलते हैं। भूषण के आश्रयदाता कौन है? भूषण के आश्रयदाता आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इस पेपर में था, उसमें भूषण रहे हैं, इसमें भूषण नहीं है।
तो इस वैसे तो भूषण के जो असरदादा रहे हैं वो शिवाजी रहे हैं और महाराज छत्रसाल भी रहे हैं, तो दोनों लोग हैं, लेकिन आपको इससे प्रश्न आपके लिए काम का नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन जो था वो आपके लिए काम का था। 7वां नंबर भी आपके बहुत काम का है छात्रों। किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? पेपर में आ सकता है, तैयार रखिएगा। इसका उत्तर है भैया भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है लोक मंगल के काव्य लिखे गए हैं। बहुत सारे अच्छे काव्य हैं, लोक मंगल और लोक भाषा में लिखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को तो कवि शुक्ल जी मानते ही नहीं हैं, इसलिए वाणी का डिक्टेटर इन्होंने कबीर पर एक रचना लिखी, और इस रचना ने जितना हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रसिद्ध किया, उतना ही प्रसिद्ध उस रचना के द्वारा कबीर भी प्रसिद्ध हुए। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कबीर ग्रंथावली बहुत सारी हैं। विद्या निवास में ललित निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार और अच्छे श्रेष्ठ निबंधकारों के रूप में आते हैं। मनोविकारी निबंध लिखते हैं ये। भक्तमाल किसकी रचना? भक्तमाल जो है वह नाभादास की रचना है, नाभादास ने लिखा है। रामायणी का अर्थ जो है क्या होता है? रामायणी का वैसे सामान्य सा अर्थ जो सामने आता है वो रामायण आता है। कबीर की पत्नी कबीर आपके सिलेबस में है, तो याद रखिएगा। कबीर साक्षी होता है, शब्द पद के रूप में है, और रामायणी रामायण के रूप में, और दोहा चौपाई के रूप में आता है, सोठा चौपाई के रूप में आता है। कबीर की जो पत्नी है वो, उनका नाम जो है लूई नाम है, ठीक है। कमाल और कमालिन के बच्चे हैं। जयसी ने नागमती वर्णन का विद्रोह का प्रारंभ किस महीने से किया? तो वो आषाढ़ महीने से वैसे किया है। और आपके यहाँ जो है ये आपके यहाँ ये नहीं है, आपके यहाँ नागमती वियोग वर्णन नहीं है। आपके यहाँ है कौन सा वर्णन? आपके यहाँ है मानसरोदक, ठीक है, मानसरोदक वर्णन है, तो आप देख लीजिएगा। कबीर के गुरु का नाम जो है, कबीर के गुरु का नाम उत्तर के हिसाब से तो भैया इसमें है, उत्तर के हिसाब से इसमें है आपका रामानंद। यह अभिमत है कि इस हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कवि जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह लेखक केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। ये लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद पहला प्रेमाख्यानक काव्य जो है वह कौन सा है? वैसे तो इसमें हंसावली होना चाहिए, और कुछ लोग अगर विकल्प बदलता तो इसमें जो है चंदायन भी हो जाता, लेकिन हंसावली को आप मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद किस आलोचक ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है? साक्षात रसमूर्ति जो है घनानंद को किसने कहा? तो भैया शुक्ल जी ने इनको साक्षात रसमूर्ति कहा है। और पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन सुल्तान से पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा किसने की थी? तो भैया पद्मावती के बारे में राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था, उसने जाकर के जो है अलाउद्दीन से कहा कि आप सम्राट हैं, और आपको सम्राट हैं तो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री आपकी होनी चाहिए, तो पद्मावती इस विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है, तो वह आपकी होनी चाहिए। उसने ही जाकर के बात बताई थी। आगे चलते हैं। हिंदुआन वेद सम यौन ही प्रकट पुराण पंक्तियों की रामचरितमानस के विषय में किसने कहा है? ठीक है, तो आप इस प्रश्न को आपकी किताब में साफ साफ लिखा है, आप ढूंढ कर मुझे बताइएगा, ठीक है। उत्तर इसी दोनों में से है, आप ढूंढ लीजिएगा। तुलसीदास में राम लला नैछू कृति किस छंद की है? तो सोहर छंद में है, सोहर छंद में। और बारसय मघा झकोरी झकोरी मोर दोई नय चिव जस ओरी, तो सावन का इसमें वर्णन किया गया है। सूरदास की ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। वैसे ये जो लाइन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आगे चलते हैं। कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए मैंने आपसे बताया था, तो देखिए ढूंढ लीजिए। सरलता है, बिल्कुल नहीं सरलता है। माधुर्य है, बिल्कुल माधुर्य नहीं है। क्लिष्टता है, हाँ क्लिष्ट है। भक्तिभाव है, भक्तिभाव है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है, इसलिए तो आपको मैंने उत्तर पहले ही बता दिया था। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की आदि कवि हैं, कौन है? ठीक है, आदि कवि हैं, तो ऐसे इसमें
मुल्ला दाऊद हैं। हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, बाद में जो है वह भक्त और कवि बाद में है? सीधा सा और कुंवरदास के बारे में पूछ रहा है। गौ घाट पर जो है इनमें से किस कवि का संबंध है? ये प्रश्न आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, 12 में पढ़ा है, उत्तर दीजिए। रामचरितमानस की भाषा क्या है? वैसे तो रामचरितमानस की जो भाषा है वह है अवधी। कठिन काव्य का प्रेत तो किसको किसने कहा? कठिन काव्य का प्रेत किसको, किस इसमें से जो है किस, हाँ, कबीर को, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल नहीं, केशवदास को बिल्कुल नहीं, श्याम दास ने बिल्कुल नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने इनको जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अकबर का दरबारी कवि कौन है? अकबर का जो दरबारी कवि है वो है रहीम। बाकी सब पद्मावत और रामचरितमानस में प्रयुक्त अवधी भाषा में अंतर, ये तो आपको समझा देना जरूरी भी था, इसको समझ लीजिए आप। पद्मावत अवधी बांसुरी की अवधि अयोध्या के पास की है। चलिए, थोड़ा सा सही लग रहा है। पद्मावत की परिनिष्ठित अवधि है, बिल्कुल नहीं, उल्टा दे दिया है। पद्मावत में ठेठ अवधि है और ये वाला उत्तर सही लग रहा है, सी, कि पद्मावत में जो है ठेठ अवधि है तथा रामचरितमानस में परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, एकदम सही है, लिख भी लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही प्रश्न सॉल्व करते हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लायक हैं और जो जैसे देखिए कथन का जो प्रश्न है, ये जो कथन वाले प्रश्न हैं ये आपके बहुत कम सही होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कथनों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं उनका उत्तर आपको दूँ। और रचना, और इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कथन के प्रश्न है, ये कथन, ये श्रृंगार का काल का तो कम से कम 5 प्रश्न आएगा कि इस काल को ये कहा जाता है, उस काल का, थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक नोट्स में आपको दूँ, ठीक है। और मैं आपको मिलता हूँ फिर आगे इसके प्रश्नों के साथ, ठीक है। नमस्कार छात्रों।